जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। जरा ध्यान से समझेगा। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी। तो सबसे पहले ये याद रखो कि आधुनिक आवर्त सारणी दिया था कौन। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी दिया था कौन? तो मोसले। तो कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ नजर आएगा मोसले, तो कहीं कहीं मोजले लिखा हुआ रहेगा, तो उससे समस्या नहीं होना चाहिए। तो बताओ आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले तो दिया, लेकिन मोसले आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पे सजाया था? तो याद रखना, ये तत्व को परमाणु संख्या के आधार पे सजाया था। किसके आधार पे सजाया था? तो परमाणु संख्या के आधार पे सजाया था। उसके बाद मोसले के समय कुल तत्वों की संख्या कितना था? तो याद रखना 118 तत्व था। कितना तत्व था? 118 तत्व था। लेकिन 118 तत्व में से टोटल 17 तत्व, कितना? ये टोटल 17 तत्व को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा मृदा, अब ये हम समझाते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। 17 तत्व को क्या कहते हैं? तो ये 17 तत्व को दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा, मृदा मतलब मट्टी, यानी टोटल 17 ऐसा तत्व है। 118 में से टोटल 17 ऐसा तत्व है जो कहाँ मिलता है? मिट्टी में मिलता है। यहां तक बातें क्लियर? बताओ आधुनिक आवर्त सारणी दिया कौन? तो मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को किसके आधार पे सजाया गया था? परमाणु संख्या के आधार पे। उसके बाद तत्वों की कुल संख्या उस समय कितना था? तो 118। अब उसके बाद 118 तत्व तो था, लेकिन इसमें से 17 तत्व ऐसे हैं जो मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में मिलता है। इसीलिए उसको किस नाम से जानते हैं? तो दुर्लभ मृदा के नाम से जानते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुआ या नहीं? अब जरा ध्यान से समझेगा, यही है आधुनिक आवर्त सारणी। ये क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें दो बात जरा ध्यान से देखेगा। एक नजर आ रहा है ये सीधे सीधे, जो सीधे मतलब खड़ा है, जो उदार्ग रूप में है, इसी को कहते हैं वर्ग। इसको किस नाम से जानते हैं? वर्ग के नाम से जानते हैं। अब यहां से सवाल बनता है यही कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना होता है? तो गिनो। देखो ये दो हुआ, एक और दो, और यहाँ टोटल 10, तो 10 दोबारा, और यहाँ टोटल कितना? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 10 12, और 12 6 कितना हो जाएगा? 18। तो वर्गों की संख्या कितना हो गया? 18। क्लियर? तो बताओ आवर्त सारणी में जो खड़ा होता है, जो उदर्ग होता है, उस पंक्ति को क्या कहते हैं? तो उस पंक्ति को वर्ग कहते हैं। क्लियर हुआ? वर्ग किसको कहते हैं? अब जरा ध्यान से समझेगा, ये सूता हुआ है। सूता हुआ है मतलब उसको क्षैतिज कहते हैं, और क्षैतिज को ही आवर्त के नाम से जानते हैं। क्षैतिज को किस नाम से जानते हैं? तो आवर्त के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को किस नाम से जानते हैं? तो आवर्त के नाम से जानते हैं। अब यहां से सवाल बनता है कि आवर्त की संख्या कितना है? तो देखो, एक हुआ, 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? तो 7 हो जाएगा। लेकिन कहेगा गुरुजी ई दुगो कहाँ गया? तो ये जरा ध्यान से समझेगा, ई दुगो कहाँ गया। अब हम बताते हैं परमाणु संख्या 57, इसको कहते हैं लैंथेनाइड। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लैंथेनाइड। अब जरा ध्यान से समझेगा, लैंथेनाइड। और 57 के आगे टोटल 14 को ऐसा तत्व है, ओकर गुण लैंथेनाइड से मिलता है। तो बताओ यदि 14 तत्व को यहां पर रख दिया जाता तो ये तो बहुत लंबा हो जाता। इसीलिए मोसले का किया, इसको यहां से निकाल के बाहर रख दिया। क्लियर? हाँ या ना? अब यहां से सवाल बनता है क्या कि लैंथेनाइड परमाणु संख्या कहां से कहां तक को कहते हैं? तो बताओ
परमाणु संख्या 57 से लेके परमाणु संख्या 71 को क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। क्लियर हुआ? बताओ 57 परमाणु संख्या लैंथेनाइड के है, और लैंथेनाइड के जैसन गुण है, लक्षण है, वैसा ही गुण और लक्षण एक और आगे कितना तत्व के है? 14 तत्व के है। तो यहाँ से सवाल बनता है का कि लैंथेनाइड की संख्या कितना होगा? तो याद रखना 14। क्लियर है या ना? अब जरा ध्यान से सुनेगा। उसके बाद ये देखो 89 परमाणु संख्या कितना है बाबू? 89। एकरा कहते हैं एक्टिनाइड। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एक्टिनाइड। जरा ध्यान से सुनेगा। इसको किस नाम से जानते हैं? तो एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली बताया कि देखो 89 परमाणु संख्या है एक्टिनाइड के, और एक्टिनाइड के जैसन गुण है, एक आगे 14 तत्व का गुण एकदम मिलता जुलता है। तो यहाँ से सवाल बनता है कि परमाणु संख्या 89 से लेके 103 को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक्टिनाइड। क्लियर हुआ? एक्टिनाइड किसको कहते हैं? हाँ या ना? अब जरा ध्यान से समझेगा। अब यहाँ से एक्टिनाइड की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? तो एक्टिनाइड की भी संख्या कितना हो जाएगा? 14। अब कोई गलत फहमी में ना गिन लेना, 1 2 तक टोटल 15 होगा। अरे बाबू ये लैंथेनाइड है, कर आगे 14 तत्व है, ओकरे का कहेंगे? लैंथेनाइड। 89 परमाणु संख्या है एक्टिनाइड के, एक आगे 14 तत्व है, तो ओकरा का कहेंगे? एक्टिनाइड कहेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? तो बताओ परमाणु संख्या 57 से लेके 71 को क्या कहेंगे? लैंथेनाइड, जिसकी संख्या कितना है? 14। क्लियर? उसके बाद परमाणु संख्या 89 से लेके 103 को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड कहते हैं, और इसकी संख्या 14। क्लियर? उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18, मतलब जो सीधे खड़ा है उसको वर्ग कहेंगे, और सुतलका को क्या कहेंगे? आवर्त, जिसकी संख्या कितना? 7। यहाँ तक क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। ई वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, इसको कहते हैं कौन ब्लॉक? तो एस ब्लॉक। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब उसके बाद जरा ध्यान से समझेगा। वर्ग संख्या 13, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वर्ग संख्या 13 14 15 16 17 18, इसको कहते हैं पी ब्लॉक। दोनों बातें क्लियर हुआ? बताओ वर्ग संख्या 1 और 2 को कहेंगे एस ब्लॉक, और वर्ग संख्या 13 14 15 16 17 18 को क्या कहेंगे? पी ब्लॉक। और ये बिचवा में जो है ना बाबू, इसको कहेंगे डी ब्लॉक। इसको किस नाम से जानेंगे? तो इसको डी ब्लॉक के नाम से जानेंगे। यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब को किस नाम से जानेंगे? डी ब्लॉक के नाम से जानेंगे। और जो बाहर ये दोनों है ना बाबू, एक एफ ब्लॉक के नाम से जानेंगे। इसको किस ब्लॉक के नाम से जानेंगे? एफ। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन ब्लॉक में आएगा? एफ ब्लॉक में। क्लियर? वर्ग संख्या 1 और 2 किस में आएगा? एस ब्लॉक में। क्लियर? उसके बाद वर्ग संख्या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब कौन ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में। उसके बाद 13 14 15 16 17 18, ये सब कौन ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में। क्लियर? अब यहाँ से जरा ध्यान से सुनेगा। ये डी ब्लॉक है ना, इसको कहते हैं संक्रमण तत्व। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो संक्रमण तत्व को। यहाँ से सवाल इस तरह से बनता है कि निम्न में से किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं? तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? हाँ या ना? बताओ आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया? तो मोस्ले दिया। उसके बाद परमाणु संख्या के आधार पर मोस्ले सजाया था। उसके बाद जरा ध्यान से सुनेगा। अब इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से कई बात और समझेंगे, जरा ध्यान से समझेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु के आकार बढ़ेगा कमेगा, दायां से बायां जाएगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा कमेगा। इसको हम एक थ्योरी के मदद से समझाते हैं। अगर वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट आपकी मेमोरी में सेट हुआ तो आज के बाद से आपको उसे रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप बता सकते हैं। जरा ध्यान से समझेगा।
सबसे पहले ई का है बाबू हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा तो बताओ हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा तो एक बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 1 होगा, होगा कि नहीं। अच्छा बता ई का है लिथियम। लिथियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 3। तो बता यहाँ जरा ध्यान से देखेगा, लिथियम परमाणु संख्या 3, तो पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन और दूसरा का कक्षा में 1 गो इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान से समझेगा, ई का कर रहे हैं, ये हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। एकरा से एकदम आसान से भाषा में का हो जाएगा, समझ जाएगा। जरा ध्यान से देखेगा। उसके बाद अगला का है बाबू, तो अगला है सोडियम। जरा ध्यान से देखेगा, अगला का है सोडियम Na। एक परमाणु संख्या कितना होता है, एक परमाणु संख्या 1, एक परमाणु संख्या कितना 3, एक परमाणु संख्या कितना 11। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सोडियम के, तब पहला कक्षा में के इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, तब पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद के गो इलेक्ट्रॉन होगा, 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद के गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 2 10 अब 1 11। तो जरा ध्यान से समझेगा, इसे और जरा छोटा बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत आसान से तुमको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखेगा, ये है लिथियम, एक परमाणु संख्या 3, तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में कितना 1। यहाँ जरा ध्यान से समझेगा। तो पहला सवाल यही बनता है कि इसका परमाणु का आकार पर का प्रभाव पड़ेगा, परमाणु के आकार पर, लेकिन कब, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर। तो बताओ ऊपर से नीचे आएंगे तो ये वर्ग ना कहलाएगा सीधे सीधे, तो ये क्या होगा, वर्ग में ऊपर से कहां आने पर, नीचे आने पर। अब जरा ध्यान से समझेगा, परमाणु का आकार देखो तो, ये हाइड्रोजन था, देखो यहाँ हाइड्रोजन। उसके बाद लिथियम, देखो यहाँ लिथियम। उसके बाद यहाँ सोडियम, देखो यहाँ सोडियम। बताओ पहले जरा ध्यान से, हाइड्रोजन का आकार इतना छोटा, लिथियम के थोड़ा सा एरा से बड़ा और सोडियम के तो सबसे बड़ा। तो बताओ ऊपरे से नीचे आ रहे हैं, तो बताओ परमाणु के आकार कम रहा है कि बड़ा हो रहा है। ये तो जो नहीं पढ़ता वो भी बता देगा कि गुरुजी ऊपरे से नीचे आ रहे हैं, तो एक आकार का हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मतलब परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। ये वाला बातें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या बताएं, बताएं यही कि आधुनिक आवर्त सारणी में यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका परमाणु आकार का होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है देखो ना, यहाँ नजर आ रहा होगा, हाइड्रोजन का आकार एरा से देखो बड़ा लिथियम के आकार है, एरा से बड़ा सोडियम का है। यहाँ देखो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, और ये है पोटेशियम, और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा तो सोडियम से भी बड़ा होगा। ये वाला बातें पहला पॉइंट तो सेट हुआ दिमाग में, हुआ या नहीं। उसके बाद अब जरा ध्यान से सुनेगा, दूसरा बात याद रखना। दूसरा बात क्या याद रखना है, दूसरा बात याद रखना, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक को कहेंगे प्लस और ऋणात्मक को क्या कहेंगे, माइनस। तो अगला बात याद रखना है विद्युत धनात्मक का, विद्युत धनात्मक, क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा। और उसके बाद तीसरा बात याद रखना है विद्युत ऋणात्मक। तीसरा बात का याद रखना है विद्युत ऋणात्मक। जरा ध्यान से समझेगा कि विद्युत धनात्मक किसको कहेंगे और विद्युत ऋणात्मक किसको कहेंगे। देखो धनात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन को दूर रखना, क्लियर। क्या बताएं, विद्युत धनात्मक मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना, दूर रखना। अब जरा ध्यान से देखेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन जहाँ है, एगो इलेक्ट्रॉन जहाँ है, एगो इलेक्ट्रॉन जहाँ। ये तो जानता होगा कि बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से समझेगा, क्या कह रहा है, विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, दूर होना चाहिए। देखो तो ई है नाभिक, बीचवा को क्या कहते हैं, यही बीचवा को क्या कहते हैं बाबू, नाभिक के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा, देखो तो यहां से यहाँ की दूरियां, और फिर यहाँ से यहाँ की दूरियां, फिर यहाँ से यहाँ की दूरियां। देखो तो डिस्टेंस बड़ा होते जा रहा है ना, होते जा रहा है या नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन को दूर भगाते जा रहा है कि नहीं,
भगाते जा रहा है, मतलब विद्युत धनात्मक बढ़ रहा है कि कम रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है। अच्छा बताओ, विद्युत धनात्मक में इलेक्ट्रॉन का दूर होना, देखो ना जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहा है कि नहीं, यानी विद्युत धनात्मक कम रहा है कि बढ़ रहा है, तो विद्युत धनात्मक का हो रहा है, बढ़ रहा है। ये वाला बातें क्लियर हुआ है या ना, दोनों पॉइंट समझ में आया। अब जरा ध्यान से समझेगा, विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, विद्युत ऋणात्मक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर का बाबू खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर का करना, खींचना। देखो ये इलेक्ट्रॉन भीरू में है, मतलब ये खींच रहा है, लेकिन देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना दूर में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर में है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहा है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का हो रहा है, काम हो रहा है। ये तीनों बातें क्लियर हुआ। विद्युत धनात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन दूर होना, देखो ना जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है मतलब विद्युत धनात्मक का हो रहा है, बढ़ रहा है। अब विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन नजदीक में है, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो दूर हो रहा है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का हो रहा है, कमते जा रहा है। ये तीनों बातें क्लियर हुआ या नहीं। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है, सवाल यही बनता है कि आवर्त सारणी में देखो ये हो गया दायां भाग और ये हो गया बायां भाग, तो कहता है इस सुतलका को क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे, क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। आवर्त में बायां, बायां मतलब ये वाला हिस्सा बायां होगा, बाबू इधर से दायां से लिखता है तो ये दायां भाग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बायां भाग। तो बायां से मतलब बायां से कहां जाने पर, दायां, जरा ध्यान से समझेगा, बायां से कहां जाने पर, दायां जाने पर। अब जस्ट एक उल्टा होगा, देखो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बायां से दायां मतलब इधर से इधर जाएंगे, तो बताइए सूतल है मतलब ये आवर्त ना कहलाएगा, तो जस्ट एक का होगा, उल्टा हो जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो एकरा में क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्लियर। उसके बाद विद्युत धनात्मकता बढ़ रहा है तो एकरा में क्या हो जाएगा, कम जाएगा। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता एकरा में कम हो रहा है तो एकरा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये वाला कब आसानी से याद रहेगा, जब ये वाला तरीका आपके मेमोरी में सेट होगा तब आराम से समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर, ये 3 पॉइंट समझ में आया, आया या नहीं। अब जरा ध्यान से समझेगा, अगला पॉइंट बताते हैं। इसमें टोटल 5 वैरायटी के सवाल बनता है, 3 बता दिए हैं, 3 बता दिए हैं, 2 और बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। अब उसके बाद चौथा वैरायटी के पॉइंट का बनता है वो जरा समझेगा। अगला है आयनन ऊर्जा, अगला का है बाबू, आयनन ऊर्जा। अब उसके बाद अगला 5वां पॉइंट बनता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला का सवाल बनता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब दोनों को समझेगा, जरा ध्यान से समझेगा। इलेक्ट्रॉन है, बीचों में का है नाभिक, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो शांत होता है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन किसको खींच के रखता है, इलेक्ट्रॉन को, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से क्या होता है, बंधन होता है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो एकरा में बाहर से जो ऊर्जा देंगे वही का कहलाएगा, आयनन ऊर्जा। तो बताओ इसको निकालना आसान काम है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान काम है, कि यहां से निकालना आसान काम है, कि सोडियम से निकालना आसान काम है। तो कहेगा कि देखिए ये तो बड़ी कस के बांध है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत कस के बंधल है, क्यों, क्योंकि इसके बीच दूरियां कम है और यहाँ इसके बीच दूरियां कम है, एक तानियो सुख देंगे ऊर्जा तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, मतलब कि ऊपरे से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का हो जाएगा, कम जाएगा। क्यों कमेगा, क्योंकि यहाँ पर दिए तो यहाँ पर दिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि नजदीक में है तो इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ ले रहेगा। लेकिन यहाँ दूर आएंगे तो दूरियों ज्यादा है, इसीलिए दूरियां ज्यादा है तो कस के पकड़ पाएगा नहीं, इसको थोड़ा सा ऊर्जा देंगे तो ये तुरंत क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। क्लियर। तो बताओ आवर्त में बायां से दायां जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर।
अब जरा ध्यान से समझेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल देना इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा आसानी से कि यहाँ निकलेगा? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आराम से यहाँ निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधल है, लेकिन कमजोर बंधन से बंधल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया आसानी से, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का कम है। क्लियर? अब बताओ आवर्त सारणी में बायां से दायां जाएगा तो ये कम रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं? यहाँ से 2 पॉइंट जरा याद रखना। एक तो सवाल बनता है क्या कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो याद रखना फ्लोरीन का, फ्लोरीन। क्लियर हुआ? का सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा तत्व? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व। सबसे ज्यादा, ज्यादा देखो यहाँ लिख देते हैं ज्यादा, ज्यादा मतलब अधिक। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व का है फ्लोरीन। क्लियर? यहाँ तक बातें तो समझ में आया। और उसके बाद एक बात याद रखना कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो याद रखना क्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो क्लोरीन का। ये 2 पॉइंट याद रखना। क्लियर? अगर वीडियो को अंत तक देखेगा तो निश्चित है कि हर एक बातें समझ में आ जाएगा। और यदि क्लास पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।